Hello, friends. This is Amandeep Singh from Tuescope Media, and we have Mr. Randeep Singh, immigration coach, on board today. Hello, Randeep. How are you? Hi, good morning, everyone. Good morning to all your audience who is watching the True Scope Media right now. Amandeep, thank you so much for welcoming me regarding a very serious issue, regarding a very serious problem that the youth of Haryana is facing these days. क्योंकि समस्या बड़ी है, तो अमनदीप जी ने मुझे इनवाइट किया है इमिग्रेशन के रिगार्डिंग कुछ बताने के लिए। इमिग्रेशन में प्रोसेस चलते कैसे हैं, बच्चों का भविष्य क्या है और हरियाणा उस भविष्य को किस तरीके से देख रहा है। जी हरियाणा सरकार उस चीज के ऊपर कुछ काम कर रही है, नहीं कर रही है। तो इसमें ये सारे मुद्दे आ जाते हैं जब हम इमिग्रेशन की बात करते हैं। नहीं, आप शुरुआत कीजिए। इमिग्रेशन है क्या दरअसल? क्योंकि लोगों के जहन में इमिग्रेशन को लेके या वीजा को लेके तरह-तरह की अफवाहें हैं। देखिए, इमिग्रेशन जो वर्ड है, नॉर्मली जिनको भी इंग्लिश आती है, नहीं भी आती है, तो उनको भी पता है कि इमिग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। तो जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, तो हमारी एक कंपनी थी, उसका स्लोगन यही था कि वी ऑल आर इमिग्रेंट्स। कोई कहीं ना कहीं से, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आके बसा, चाहे आप किसी गांव से आके बसे, आपके जो दादा परदादा थे वो कहीं और से बसे। तो इमिग्रेशन का सिंपल सा मतलब है कि आपका इमिग्रेट करना, आप एक जगह से दूसरी लोकेशन पे जब जाते हो, वहां सेटल होने के लिए जब आप जाते हो, उसको इमिग्रेशन बोलते हैं। अब इमिग्रेशन में कई तरीके होते हैं इमिग्रेट करने के। नॉर्मली जो हमारे मेन रूट्स हैं वो है या तो स्टडी। मैक्सिमम जो आप देखते हैं हरियाणा के अंदर, इंडिया के अंदर, जो बच्चे स्टडी का रूट यूज करके इमिग्रेट करते हैं, मतलब स्टडी के लिए वो जाते हैं। फ्यूचर उन्हें अपना नजर आता है वहां, जब वो स्टडी कर रहे हैं उस टाइम पे उनको जॉब्स मिलती हैं, तो उनको समझ आता है कि हाँ फ्यूचर अच्छा है, तो फिर वो वहीं पे सेटल हो जाते हैं। एक तरीका ये है। सेकेंड रूट इमिग्रेशन का जो होता है आपका पीआर लेके। बहुत सारी कंट्रीज ये ऑप्शन हमें नहीं देती। जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, रिसेंटली अभी जर्मनी ने अपना एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, इवन यूएस भी है। तो वो भी हमें पीआर या ग्रीन कार्ड या ब्लू कार्ड, जो भी हम कार्ड्स अलग अलग कंट्रीज यूज करती हैं, इस प्रोग्राम को बोलते हैं परमानेंट रेजिडेंस। मतलब परमानेंटली अगर आप किसी कंट्री में रिजाइड करने के लिए अगर इमिग्रेट कर रहे हो, तो ये डायरेक्ट रूट होता है। इस रूट में सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, स्किल्ड इमिग्रेंट्स मूव करते हैं। नहीं, एज इन हरियाणा की मैं बात करूं, इन्हें सिर्फ हरियाणा के लोगों को या पंजाब के लोगों को इन्हें सिर्फ एक बार विदेश जाना है। रूट आप आपकी पीआर की बात और आपकी स्टडी वीजा की बात, ये सब इनसे ऊपर के लेवल की बात करते हैं। ये सिर्फ आपको कहेंगे कि आप हमें भेज दीजिए, वो उसके बारे में आप मतलब बेसिकली व्हाट डू यू थिंक ओवर इट? देखिए, बहुत सारे उसमें ना इलीगल राउट्स होते हैं जितने भी हम यूज करते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो हरियाणा पंजाब यहाँ की जितनी भी ऑडियंस है, इवन उसमें गुजरात भी कुछ हद तक, मतलब काफी एक बड़ा परसेंटेज है जो गुजरात का भी इसके अंदर आता है। ये हमारे, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मेरा ऑलमोस्ट 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इमिग्रेशन इंडस्ट्री में। इस इंडस्ट्री के हिसाब से हरियाणा, पंजाब एंड गुजरात, ये तीनों टॉप। हरियाणा अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, वरना पंजाब एंड गुजरात वन ऑफ द टॉप कंट्री, वन ऑफ द टॉप स्टेट्स है जो इमिग्रेशन में इलीगल रूट्स को यूज करते हैं। इन इलीगल रूट्स में कुछ अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे एक है आपका टूरिस्ट वीजा, आपने अप्लाई किया, विजिटर वीजा, टूरिस्ट वीजा आपने अप्लाई किया। वहां जाने के बाद आपने फिर वहां पे अपने रूट्स निकाले कि आपने असाइलम ले लिया, या फिर आपने वहां पे अपने टूरिस्ट वीजा या विजिटर वीजा को आपने कन्वर्ट करा लिया वर्क परमिट में, राइट। इसके अलावा एक रूट जो बड़ा फेमस है, मूवीज आई हैं इसके ऊपर, डंकी के नाम डंकी, से हम सुनते हैं, राइट। शाहरुख खान की हाँ, मूवी। शाहरुख खान की मूवी थी डंकी। इवन आपने देखी वो मूवी? हाँ, मैंने देखी वो मूवी, प्रॉपर तरीके से देखी। कुछ हद तक वो रिलेट करती है उन चीजों से। मैंने वो नहीं देखी। मैंने आजा मेक्सिको चलिए, एमी विर्क की जो एमी मूवी, विर्क की जो मूवी, वो हाँ, मूवी मैंने देखी मैं है। उसका ही जिक्र, मैंने वो मूवी देखी है। हाँ, मैं उसका ही जिक्र कर रहा था। वो मूवी कुछ हद तक ज्यादा रिलेट करती है एमी विर्क ने जो मूवी बनाई है, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी से जुड़ी हुई मूवी बनाई है उस टाइप का, क्योंकि उस टाइप के ऑडियंस को लेके बनाई है। शायद शाहरुख खान या बॉलीवुड में जो लोग बैठे हैं वो गहराई तक ना पहुंच पाए इस चीज की, ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। बट एमी विर्क ने जो मूवी बनाई, आजा तो वो मेक्सिको चलिए, पंजाब से है, वो हाँ, वो उस पंजाब चीजों से को है। देखते हैं। उन्हें भी कभी ख्याल आया होगा कि
आजा मेक्सिको चलिए। एग्जैक्टली क्योंकि वो सिर्फ वो नहीं है, उनकी इंडस्ट्री में ही बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो किसी टाइम पे इलीगल इमिग्रेंट के तौर पे किसी कंट्री में मूव किया उन्होंने, और आज के क्या टाइम में वो सरकार को इस पे संज्ञान नहीं लेना चाहिए? सरकार को बिल्कुल लेना चाहिए। हरियाणा में पीछे एक पॉलिसी बनी थी अभी इस साल 2024 में, क्योंकि बहुत सारे केसेस आने लग गए थे। रिसेंटली चंडीगढ़ में अभी तक जून तक आई थिंक 16 पॉइंट समथिंग कुछ करोड़ का फ्रॉड हुआ है लोगों के साथ। ये तो इन सिर्फ रोड्स डॉक्यूमेंटेड है। हाँ ये जितना मैं एज इन लोकली हम लोग सुनते हैं, तो जो भी इस तरीके की चीजें होती है, तकरीबन तकरीबन 50 CR की तो हमने सुनी है। किसी के साथ 10 लाख की, किसी के साथ 2 लाख की, वो हेरा फेरियां, वो इसमें काउंट नहीं है। तो सरकार कुछ छिपा रही है इसके पीछे, अपनी नाकामी शायद। देखो हम इसमें तो ये चीजें कह सकते हैं कि सरकार ने अभी तक रेगुलेशंस नहीं बनाई है। पंजाब सरकार कहती है कि हमने रेगुलेटेड अथॉरिटीज बना रखी है, उसके थ्रू नहीं, उनको सबसे ज्यादा लाइसेंस। काम ही पंजाब के लोग हाँ करते हैं। सबसे ज्यादा फ्रॉड देखो चंडीगढ़ भी, चंडीगढ़ का एक हिस्सा मैक्सिमम वहाँ पे क्राउड जो है पंजाब से आता है। मोहाली। हरियाणा, हाँ मोहाली है, आप लगा लो इवन चंडीगढ़ इटसेल्फ, मतलब चंडीगढ़ जो सिटी है एज ए सिटी, जी। चंडीगढ़ में भी जो मैक्सिमम क्राउड आता है वो आपका पंजाब से आता है। 60% क्राउड चंडीगढ़ में आपका पंजाब का है, 40% जो बचा कुचा क्राउड है वो हरियाणा का है। क्योंकि हरियाणा वाले फर्स्ट प्रेफरेंस फिर भी अपनी लोकल सिटीज को देते हैं, कोई कैथल चला गया, करनाल चला गया इमिग्रेशन रूट्स के लिए। लास्ट में वहां से अगर कुछ ऑप्शंस नहीं मिला, 2-3 रिफ्यूजल्स वहां से मिल गए, तो फिर वो फाइनल रूट अपना अपनाते हैं कि वो चंडीगढ़ आके किसी कंसल्टेंट को पकड़ेंगे, उससे अपना वो करेंगे, फिर लास्ट में शिकार वो उसी चीज के हो जाते हैं जो इलीगल रूट चल रहा है। तो इलीगल इमिग्रेशन में जो हम डिस्कशन कर रहे थे इलीगल इमिग्रेशन से रिगार्डिंग कि डंकी और इस टाइप के रूट्स हैं, ये कम्प्लीटली इलीगल है, जो कि अनरेगुलेटेड फॉर्म से चल रहे हैं। राइट, कोई भी इनकी रेगुलेशन नहीं इन चीजों के ऊपर में। एजेंट्स पैसा ले रहे हैं, अकाउंट्स में भी ले रहे हैं लोग पैसा, राइट, कैश में भी ले रहे हैं, उस पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है, मतलब ना बहुत बड़ा लेवल का स्कैम, बड़े लेवल का फ्रॉड चलता है। तो प्लस इस जो पे भी कोई मूवी बन सकती है, जैसे सीरीज आई है स्कैम हाँ की, बिल्कुल बिल्कुल बन सकती है। बहुत बड़े बड़े अरशद मेहता। स्कैमर्स, हाँ बहुत बड़े और बड़े स्कैमर्स बैठे हैं चंडीगढ़ मोहाली में, जिनके ऊपर मूवी बन सकती है। लेकिन हाँ जब तक आप उनको पकड़ नहीं आप सकते इतना रंगे हाथ, समय से इमिग्रेशन का काम कर रहे हैं, आप एक स्टोरी क्यों नहीं लिखते फिर? वो देखेंगे कभी है। मैं राइटर नहीं हूँ एक्चुअली, प्रॉब्लम ये है कि मैं राइटर नहीं हूँ। आप इंग्लैंड बता सकते हैं, मैं जानता हूँ कई लोगों को जो मूवीज लिखते हैं। हाँ बिल्कुल, वो उस चीज पे जिक्र किया जा सकता है, उस चीज का जिक्र जरूर हो सकता है एक बार। तो अब ये इलीगल इमिग्रेशन, हम इमिग्रेशन वाले रूट पे दोबारा आते हैं। अब इलीगल इमिग्रेशन में मनदीप इसमें ये है कि जब बच्चा जाता है तो उसके पास दो ही ऑप्शन रह जाते हैं वहाँ पे। एक, या तो उसका वीजा कन्वर्ट हो, अगर वो टूरिस्ट वीजा या विजिटर वीजा लगवा के गए तो उसके कन्वर्जन की पॉसिबिलिटीज थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं रहती है। कुछ कंट्रीज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली अब बंद कर दिया इसको, कंप्लीटली बंद, कि अगर आप टूरिस्ट वीजा लेके अगर आते हैं तो आपका वीजा जो है किसी भी वीजा में, या स्टडी हो या वर्क परमिट हो, उसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता। लेकिन कुछ कंट्रीज हैं जैसे यूएसए, अब यूएसए में डंकी का रूट सबसे ज्यादा चलता है, मैक्सिको की साइड से निकारागुआ, मैक्सिको, आपका जो बॉर्डर मतलब नेबरिंग कंट्रीज है उनके जो बॉर्डर्स हैं, वहां से जो बच्चे एंटर करते हैं, वहां से जो कैंडिडेट एंटर करते हैं, तो उनको डायरेक्टली एंट्री पे ही असाइलम मिल जाती है। अब असाइलम एक ऐसा रूट है जहाँ पे कंट्री आपको पनाह दे रही है, एज ए रिफ्यूजी आपको पनाह दे रही है। जी। जब आपको वो पनाह मिलेगी तो उसी कंट्री की, उस कंट्री का ही दायित्व बनता है कि वो आपको सपोर्ट करे फाइनेंशियली या फिर वर्क से रिलेटेड। लेकिन इसमें भी एक कॉन्ट्राडिक्शन जो मैंने सुना है, यूएस के जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं बेसिकली, उनमें से काफी सारी तो ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे इंडियंस के लिए वीजा ऑन अराइवल की भी सुविधा है। लेकिन जो मैंने सुना इस इंडस्ट्री में, कि वहाँ इंडियंस को लैंड ही नहीं करने दिया जाता। हाँ एग्जैक्टली, आप मैक्सिको से ही लेके चलो, मैक्सिको के अलावा आपका अल साल्वाडोर है, जी। राइट। अब साल्वाडोर एंड मैक्सिको में अगर कोई भी इंडियन, फॉर एग्जांपल अगर मैं खुद भी अगर घूमने जा रहा हूँ, अगर मैं वहां लैंड करता हूँ तो लैंड करने के बाद बहुत ज्यादा हाई पॉसिबिलिटीज हैं कि मुझे वहां से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, जस्ट बिकॉज आई एम एन इंडियन। बहुत तो ज्यादा ये हाई। इंडियन होना गुनाह है या? इंडियन होना गुनाह नहीं है, वो इंडियंस जो उस रूट को अपना रहे उनकी वजह से वो हमें भी टारगेट किया जाता है। इंडिया के साथ बायलैटरल रिलेशंस उन कंट्रीज के अच्छे हैं, तभी हमें ये ऑप्शन मिला है, तभी हमारी पासपोर्ट की रैंकिंग थोड़ी ऊपर गई है। क्योंकि जितनी ज्यादा कंट्रीज का हमें वीजा फ्री अराइवल, राइट, या जी फिर कंप्लीटली वीजा फ्री अगर हमें मिलेगा, उससे हमारी पासपोर्ट रैंकिंग जी ऊपर आती है। जी जी। तो सरकार ने कुछ हद तक उस पर काम किया है शायद, कि हमारी पासपोर्ट रैंकिंग कुछ हद तक थोड़ी बहुत ऊपर आई।
बट प्रॉब्लम ये है कि जिन कंट्रीज में हमारी रैंकिंग ऊपर आई भी है, वहां पे जब मैक्सिमम इंडियंस जब एंटर करते हैं तो उनको एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट कर दिया नहीं, जाता है। हमारे विदेश मंत्री अक्सर इस बात को बड़े चैलेंज के साथ एक्सेप्ट करते हैं, बड़े बढ़िया तरीके से, कि हमने विदेश नीतियों में काफी सारे चेंजेस किए हैं। उसके बाद भी इंडियंस उन कंट्रीज में नहीं जा सकते शायद जहाँ पे उनका वीजा फ्री भी है, वीजा ऑन अराइवल है। देखिए अवंदीप, इवन इसमें इवन जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां पे भी कुछ जगह पे वीजा फ्री है, लेकिन वहां पे भी हम लोग नहीं जा सकते। राइट, देखिए जो विदेश मंत्रालय है उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट किया हमने, रिलेशंस अच्छे किए हैं, अच्छे किए हैं राइट। जी। रिलेशंस अच्छा करना बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं उसके। वो रिलेशन शायद बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हुआ, वो रिलेशन शायद किसी भी ट्रीटी या कोई भी परचेज, मतलब कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी हमारा इन एंड आउट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हुआ। जैसे हम बहुत सारी कंट्रीज से रॉ मटेरियल लेके यहाँ पे प्रोडक्शन करते जी हैं, हम जी। बहुत सारा रॉ मटेरियल यहाँ से उन कंट्रीज को देते हैं, वो अपना प्रोडक्शन करके आगे वो बेचते हैं। शायद वो रिलेशंस अच्छे हुए होंगे, बट इमिग्रेशन एक अलग से डिपार्टमेंट होता है हर कंट्री, अलग से एक डिपार्टमेंट होता है, अलग से तरीके से चीजें चलती हैं। जिन भी कंट्रीज से इलीगल इमिग्रेशन ज्यादा होता है तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि वो कंट्री हमेशा उस पर रोक लगाने की कोशिश करेगी, क्योंकि इलीगल इमिग्रेशन उस कंट्री के लिए भी उतना ही खतरनाक है, क्योंकि वहां पे क्राइम रेट्स बढ़ने के डर रहता है, राइट। क्राइम रेट्स बढ़ सकता है क्योंकि जब आप इलीगली माइग्रेट कर रहे हो आपको वहां नौकरियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपके पास इलीगल स्टेटस नहीं है। जब आपके पास नौकरियां नहीं होंगी तो अल्टीमेट आपके पास लास्ट सोर्स क्या बच जाएगा सर्वाइवल का? वो चोरी चकारी, लूट, राइट, यही आपके पास बच जाएगा, जो इंडिया में आजकल हम देख रहे हैं। जी हम इलीगल इमिग्रेशन का तो छोड़ दो, हम इंडिया में ही हम वैसे ही देख रहे हैं कि जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जिस स्टेट में हाई है तो वहां पे क्राइम रेट ऑटोमेटिकली हाई होता है। तो यही सिनारियो उन कंट्रीज में, तभी वो इलीगल इमिग्रेशन पे बैन लगाने की कोशिश करते हैं। तो उससे हमारा किस कंट्री के साथ रिलेशन अच्छा है नहीं है वो मैटर नहीं करता। इमिग्रेशन कंप्लीटली एक डिफरेंट रूट है। हाँ, अगर इंडियंस वहाँ टूरिज्म पर्पज से, विजिट पर्पज से अगर वो जाते, घूम फिर के आते, अगर उनकी हिस्ट्री अगर अच्छी होती, क्योंकि ये डेटा जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट उठाता है वो रेगुलर ट्रैवलर्स के बेस पे ही उठाता है। ओके। तो कुछ कंपनीज हैं जो ट्रैवलर्स का ट्रैक रखती हैं, जैसे बड़े बड़े ट्रैवल एजेंट्स हैं, आपको पता होगा। अब वो बड़े बड़े ट्रैवल एजेंट से जब टिकट्स खरीदी जाती है, रिटर्न टिकट्स, जी उसमें ये चेक किया जाता है कि रिटर्न टिकट्स जो खरीदी गई है उसमें से कितने लोग प्रैक्टिकली वो रिटर्न करके गए। जब वो डेटा सामने आता है किसी भी सरकार या किसी भी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के सामने, तो उनको पता लगता है कि इंडियंस जो हैं वो एक वन ऑफ, यू कैन से वन ऑफ द फ्रॉड, यू कैन से, और वन ऑफ द फ्रॉड डेटा रिप्रेजेंटेशन कह सकते हो आप, ओके। कि फ्रॉड डेटा रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा इंडियंस का मिलता है ऐसे केस में। फ्रॉड डेटा मतलब मैं किसी इंडियन, मैं हम हमारे भाइयों को, भारतीय भाइयों को, बहनों को मैं फ्रॉड नहीं कह रहा, बट जो उनका जो डेटा रिप्रेजेंटेशन होता है वो काइंड ऑफ फ्रॉड होता है, वो नहीं, जो मेरी डॉक्यूमेंटेशन वो प्रोवाइड रिसेंटली करते किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट से बात हुई थी, क्योंकि अभी मैंने सुना था कि कनाडा कनाडा डे था, तो काफी सारे इंडियंस वर एक्सपेक्टिंग वीजास, और बहुत लोगों ने फाइल लॉन्च कराई। आई वाज आल्सो प्लानिंग, हैं। बट आई वाज नॉट हैविंग, मेरे पास वो जो सफिशिएंट बैलेंस होता है, हाँ। 6 to 8 lakhs फॉर अ 6 month स्पैन, 6 महीने के लिए आपको रखना होगा। हम्म। आई वाज नॉट हैविंग दैट थिंग। तो मुझे इस कंसल्टेंट ने कहा कि वो चीजें आई विल मैनेज, और आप मुझे जो है पे द फीस, आई विल हैंडल। एवरीथिंग इज तो देन आई मैनेजेबल। डिसाइडेड कि मैं नहीं जाऊंगा। सी अमनदीप, एवरीथिंग इज मैनेजेबल इन इंडिया। आप बैंक स्टेटमेंट की बात कर रहे हो, लोगों ने लोगों की पूरी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री तक बना दी विद स्टैम्प्स, विद डॉक्यूमेंट्स, एंड जी बिलीव मी, आप, मैं ज्यादा नहीं कहता, कम से कम भी 70 से 80 हजार वीजा इस टाइम स्पैन में आए, जो सिर्फ और सिर्फ कनाडा डे को सेलिब्रेट करने के लिए ओके। जा रहे थे। कमाल की बात यहाँ ये आती है कि कैनेडियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को ये समझ नहीं आया, मतलब इतने इंडियंस क्यों इंटरेस्टेड है कनाडा डे में, मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस में वो इतने इंटरेस्टेड नहीं है जितने वो कनाडा डे में इंटरेस्टेड है, राइट। 80,000 एक बड़ा नंबर है, मतलब ये मिनिमम नंबर आपको बता रहा हूँ, शायद एप्लीकेशंस में भी 2.5-3 लाख लगी हो, ये वीजा अप्रूवल रेट है। तो कैनेडियन गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं पता है इस बात का कि इलीगल इमिग्रेशन है। अगर नहीं पता हो तो इंडिया से, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ इसमें, इंडिया से जब आप फ्लाई करने का प्लान करोगे उस वीजा के साथ में, जी इवन आपके पास अगर लीगल वीजा भी है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना वीजा लगवा, तो आपसे 100 क्वेश्चन होंगे बिल्कुल इमिग्रेशन में, बिल्कुल। इंडियन, यहाँ इंडिया में आप फ्लाइट बोर्ड करने से पहले। बट जब आप कनाडा में लैंड करेंगे तो आपके ऊपर कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं होगी,
आपसे सिर्फ 2 ही सवाल पूछे जाएंगे। अगर आपकी हिस्ट्री देख के, सब कुछ देख के उनको लग रहा है कि नहीं ये जेन्युइन टूरिस्ट या जेन्युइन विजिटर है, जी तो आपको एग्जिट करने दे दिया जाएगा, राइट। आप इजीली एग्जिट कर सकते हैं, कंट्री में घूम फिर के वापस आ सकते हैं। अगर उन्हें लगा आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हो या किसी भी टाइप से, अगर उनको लगता है कि थोड़ा बहुत भी डाउट हुआ, तो आपको वहां 2 ही ऑप्शन दिए जाते हैं कि या तो हम आपको डिपोर्ट करेंगे या फिर आप अपनी असाइलम फाइल असाइलम करो। डाल दीजिए। तो असाइलम फाइल करो, ये समझ नहीं आता, मतलब कोई भी कंट्री ऐसा क्यों प्रमोट कर रही है कि आप उनको असाइलम फाइल लेबर करो। क्लास की जरूरत है शायद। लेबर क्लास की शॉर्टेज, वैसे जो हम कनाडा और इमिग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, जो रेगुलर न्यूज देखते हैं, आई थिंक जो लेबर शॉर्टेज है, जो बेसिक लेबर शॉर्टेज है, वो नेबरिंग कंट्रीज कवर कर देती है। छोटे, जैसे फॉर एग्जांपल फार्मिंग की जॉब है, अब फार्मिंग की जॉब के लिए कनाडा को कोई इंडियन नहीं चाहिए, उनके पास मैक्सिकन्स है, राइट, उनके पास कोलंबियंस है। तो ये लोग टाइमली, इनको वीजाज मिलते हैं, सीजनल वर्क परमिट्स मिलते हैं। ओके। सीजनल वर्क परमिट पे ये इजिली जाके वहां पे काम करके, क्योंकि एक सीजन होता है, कनाडा जो है काफी काफी ठंडी प्लेस है, राइट, बहुत ज्यादा ठंड होती है, एक टाइम पे एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। तो मैक्सिमम काम तो 3-4 महीने के लिए कनाडा में बंद रहते हैं लेबर कैटेगरी के, यानी कि 7 से 8 महीने ही कनाडा आपका खुला रहता है ओवरऑल, अगर हम देखें, चाहे वो अटलांटिक रीजन हो। अटलांटिक रीजन में नॉर्मली आपका जो काम है फिशिंग और उससे रिलेटेड होता जी है, जी जो कि हमारे इंडिया में अगर हम देखें तो सिर्फ साउथ इंडियंस ही वो काम कर सकते हैं। जी नॉर्थ इंडियंस के बस की वो चीज है नहीं, क्योंकि हमारा एरिया नहीं है वो, राइट, जी। हमारा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं। तो ऐसे केस सिनारियो में ये समझ आता है कि लोग इलीगली एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, लोग इलीगली एंटर करते हैं, क्योंकि जब लेबर शॉर्टेज उनके पास है नहीं, सीजनल लेबर उनकी नेबरिंग कंट्रीज से आ जाती है, मैक्सिको से आ जाती है, कोलंबिया से आ जाती है, और भी काफी सारी कंट्रीज है जिनको सीजनल वर्क परमिट मिलते हैं कनाडा के। जब वो लेबर वहां से कवर अप कर रही है, तो प्रॉब्लम क्या है, हम इंडियंस वहां जाने के बाद में उनके लिए एक बड़ा इशू क्रिएट कर रहे हैं, जो फ्यूचर में अभी उनको समझ नहीं आ रहा, बट फ्यूचर में उनको समझ आएगा। क्योंकि जितने भी लोग यहाँ से इमिग्रेट कर रहे हैं, कंप्लीटली नॉन स्किल्ड लेबर है, नहीं, कुछ लोग शायद स्किल्ड भी हैं, कुछ और बहुत लिमिटेड। वो सिर्फ शायद इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ पे एजुकेशन अच्छी है, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हैं, लाइफस्टाइल अच्छा है। देखिए, लाइफस्टाइल नो डाउट अच्छा है कनाडा का, बट प्रॉब्लम मेडिकल फैसिलिटीज की भी प्रॉब्लम उस टाइम आनी स्टार्ट हो जाएंगी जब आप कनाडा की पॉपुलेशन की अगर आप बात करो, राइट, सो क्लोज टू 40 मिलियन के आसपास पॉपुलेशन है कनाडा की। हम पीआर्स की बात कर रहे हैं, सिटीजन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। सो 40 मिलियन, लेट्स से 50 मिलियन हम ले लेते हैं, 5 सीआर के आसपास की पॉपुलेशन है। कनाडा लैंड एरिया में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, बिल्कुल। राइट। अब वहां प्रॉब्लम है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स अगर कनाडा में घुस जाते हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो, उनके पास कोई लीगल स्टेटस है नहीं कनाडा जी का। जब तक आपके पास लीगल स्टेटस नहीं है, तो कैनेडियन गवर्नमेंट आपको कोई भी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करती। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर में अगर आप अपने पेरेंट्स को भेजते हो घूमने फिरने के लिए, तो उस टाइम ड्यूरेशन में आपका हेल्थ केयर कवर नहीं होगा, ओके। जो एक पीआर को या एक कैनेडियन सिटीजन को मिलता है। इवन वर्क परमिट होल्डर्स हैं, उनको भी इंश्योरेंस अलग से करवाना पड़ता है, तभी जाके उनकी वो चीजें कवर अप होती है हेल्थ बेनिफिट्स में। अब जब 1 मिलियन लोग वहां पे बढ़ेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कनाडा ने जब अपना इमिग्रेशन स्टार्ट किया तो इस पॉइंट से किया था कि हमें स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट है, ताकि वो जी यहाँ आए, हमारी इकोनॉमी को थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करे, हमारे लोगों की हेल्प करने की कोशिश करें, डॉक्टर्स आए, हेल्थ केयर वर्कर्स आए, ट्रेड्स में प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, इस टाइप जो शॉर्टेजेस है, कारपेंटर, राइट, इस टाइप के लोग आए। ट्रांसपोर्ट में फॉर एग्जांपल ड्राइवर्स, राइट, या फिर जो पानी वाले जहाज हैं उनके मैकेनिक्स, जिनको हम मतलब ऑटो मैकेनिक इंजीनियर्स या फिर एरोनॉटिकल इंजीनियर्स, इस टाइप के लोग आए। या फिर अगर हम बात करें एग्री एंड एग्री फूड में, इसका एग्री एंड एग्री फूड का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास वहां पे फार्मिंग के लिए लेबर आए। एग्री एंड एग्री फूड का मतलब है कि वहां पे साइंटिस्ट आए, जिनको ये पता है कि एक्सट्रीम कंडीशन में भी हम अन्न कैसे उगा सकते हैं, उन पे हम एक्सपेरिमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। तो जो लेबर रिक्वायरमेंट्स मीट होनी चाहिए थी, वो तो हुई नहीं प्रैक्टिकली, अनस्किल्ड लेबर ज्यादा जाके वहां पे बैठ गई। अब उनको कवर अप करने के लिए सरकार कितना बैकअप दे सकती है एक टाइम पे। इसी वजह से इस टाइम पे कनाडा ने भी अपने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने स्टार्ट कर दिए। अभी पीछे कुछ महीनों तक जो भी डिपोर्टेशन या फिर आपका जितने भी असाइलम उन्होंने प्रोवाइड किए, अब उस चीज पे रोक लगा दी। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपको विदेश मंत्रालय बुलाए कि सलाहें दे कि किस तरीके से इन चीजों को रोका जा सकता है, तो वो क्या बेसिकली सलाह होगी आपकी? देखिए, इस चीज में वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो बड़े बड़े आईएफएस ऑफिसर्स हैं, राइट, इंडियन फॉरेन सर्विस से जी यूपीएससी के जी थ्रू सेलेक्ट होके जाते हैं। जी तो उनसे ज्यादा अच्छी सलाह तो हम दे नहीं पाएंगे।
बट जो हाँ हमें लगता है कि इंडियन लेकिन जो उनकी local सलाहें market- शायद धरातल पे आ नहीं रही है। हाँ मे बी ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। बट जो हमें समझ आता है कि देखो अगर आपको इमिग्रेशन मतलब अगर आपको माइग्रेट करना भी है इंडिया से, या तो आप स्किल्ड के साथ माइग्रेट करो, या फिर अगर आप उन कोर्सेज में भी अगर माइग्रेट फॉर एग्जांपल एज ए स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप माइग्रेट करने का प्लान कर रहे हो, तो आप ऐसे कोर्सेज चूज करो जिन कोर्सेज का उस कंट्री में फ्यूचर। आप बीबीए करने के लिए, एमबीए करने के लिए, ब्ला ब्ला ये सब कोर्सेज करने के लिए अगर आप वहाँ पे जाओगे, 100 टाइप के कोर्सेज हैं जिसमें मैक्सिमम एजेंट्स उन बच्चों को वही कोर्सेज सजेस्ट करते हैं। अगर आप उन कोर्सेज के लिए जाओगे तो अल्टीमेटली आप अपने करियर को एंड पे डाल रहे हो, क्योंकि बहुत रेयर पॉसिबिलिटीज है कि आपका वर्क परमिट फ्यूचर में एक्सटेंड हो और आपको पीआर मिले। अगर मैं इंडियन पॉलिटिक्स की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने अपनी स्टडीज फॉरेन से ही कंप्लीट की है, और उनकी जो आगे बच्चे हैं वो भी फॉरेन से ही पढ़ रहे हैं। तो बीइंग अ पॉलिटिशियन, क्या उन लोगों को वो सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करानी चाहिए थी जो वो करने के लिए विदेश जाते हैं? राइट देखिए इमिग्रेशन एक डिफरेंट सेगमेंट है। अब जो बच्चे बाहर जाते हैं, इट इज़ वेरी ऑब्वियस, जो पॉलिटिशियंस के बच्चे, आपने अच्छा सवाल किया ये, जो पॉलिटिशियंस के बच्चे जाते हैं वो अच्छी यूनिवर्सिटीज अच्छे कॉलेजेस में ही एजुकेशन लेने के लिए जाते हैं। जी। हाँ ये तो हमारी पॉलिटिक्स का ही या फिर हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इन्हीं का दायित्व दायित्व बनता है, ये इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये कि यहाँ पे वो ऐसी सर्विसेज ऐसी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करे कि बच्चे बाहर ना जाए। ऐसा तो नहीं सोचते कि हमारा पढ़ ले और ये लोग अनपढ़ रह जाए। नहीं ऐसा तो देखो उनकी सोच है, अब उसमें हम तो अंदर घुस के तो नहीं देख सकते कि एग्जैक्टली वो सोच क्या रहे हैं। बट हाँ जो वहां से भी पढ़ के आए हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत ही किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ही ज्यादा अव्वल है या बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है। अल्टीमेटली वो भी यहाँ आने के बाद पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं, नहीं, जबकि एजुकेशन उन्होंने फाइनेंस की है। मैं कुछ एग्जांपल्स के तौर पे जानता भी हूँ कई लीडर्स को। अब कोई फाइनेंस की हुई है, किसी ने इंग्लिश में वहाँ पे अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, बट अल्टीमेटली इंडिया में आके वो पॉलिटिक्स में घुस गए इंडिया के काफी सारे ऐसे पॉलिटिशियंस भी हैं जो मैक्सिमम। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में एज अ गेस्ट स्पीकर जाते हैं, हाँ राइट। एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोफेसर के रूप में भी जाते हैं, वहां पे पढ़ा के आते हैं। तो उन्होंने भी शायद कुछ किया है कि नहीं किया, वो आपको बेहतर पता होगा। देखिए मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने कुछ किया है। मैं भी काफी सारे ऐसे पॉलिटिशियंस को जानता हूँ या फिर उनकी बायोग्राफी जब हम नाम ले पढ़ते हैं। लीजिए एक आध का। नहीं नाम लेना सही नहीं रहेगा, मतलब अभी नाम शायद लेना उचित कांग्रेस नहीं के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रूप में भी एक आदमी ने काफी सारी एजुकेशन हासिल भी की है, और आप है। हाँ राइट मैं समझ गया आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए इसमें ये चीज है, थरूर साहब शायद। हाँ शशि थरूर जी की बात कर रहे हैं। वो यूके से ही मतलब इंग्लैंड से ही उनकी पूरी की पूरी एजुकेशन कंप्लीट हुई। इंग्लिश में आई थिंक किसी पॉलिटिकल मैक्सिमम पॉलिटिकल लीडर्स की अगर आप बात करो तो व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग राइट राइटिंग एंड ऑल वो सारी चीजें वो आपको भी नहीं पता हमें भी नहीं पता कि क्या ड्राफ्ट कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जी। बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग तो उनका जो वोकैब है तो वो तो चर्चा में रहता ही है हमेशा, राइट, क्योंकि वो ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं कई बार हमें भी नहीं पता होता मीनिंग क्या है उनका। और मतलब वो डिक्शनरी उठा के डिक्शनरी डिक्शनरी उठा खोलनी के देखनी पड़ती है। पड़ती है कि जब भी वो अपना भाषण दे रहे हैं या फिर कहीं पे भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो डिक्शनरी उठा के देखनी पड़ती है कि क्या वर्ड्स यूज कर लिए। मतलब बहुत सारे लोग तो उनके वर्ड्स के ही कायल है कि वो क्या क्या मतलब कितनी हाई एंड वोकैबुलरी वो यूज करते हैं। देखिए अब इसमें ये है कि एजुकेशन पॉइंट, हाँ बहुत सारे लेक्चर्स देने जाते हैं। पीछे राहुल गांधी भी गए, राइट। तो वो बड़ा हाँ वो बड़ा, इंसिडेंट बड़ा अच्छा है। यहाँ पे उनको कुछ बोला जा रहा है, वहां पे हाँ वो कुछ वहां पे कुछ ही इज डिलीवरिंग सम एजुकेशनल थिंग्स टू द स्टूडेंट्स उस यूनिवर्सिटी। एग्जैक्टली। ऑक्सफोर्ड में शायद वो गए हाँ थे। ऑक्सफोर्ड में गए थे। तो शशि थरूर भी कई बार जा चुके हैं और भी काफी सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं। भाजपा में तो मुझे ध्यान नहीं कि कोई गया नहीं, बट हाँ कांग्रेस में ऐसा मत बोलो, आपको आपके पास लोग नहीं आएंगे फिर। नहीं भाजपा में मुझे लगता है कि भाजपा में किसी किसी लीडर का मेरे पास जिक्र नहीं है। बट कांग्रेस का आज से नहीं, कांग्रेस का जो लीडर्स हैं जैसे शशि थरूर है वो आज से नहीं, वो काफी टाइम सुब्रमण्यम से। स्वामी जी भाजपा से ही है। हाँ राइट सुब्रमण्यम स्वामी जी है भाजपा से। बड़े कंट्रोवर्शियल, हाँ थोड़ी बगावती इज ए सुर है वेरी अभी उनकी, कंट्रोवर्शियल वन ऑफ द सोल, हाँ वन ऑफ द राइट राइट राइट। कंट्रोवर्शियल सोल्स इज। तो अब ऐसे केस में देखिए जैसे अब वो वहाँ पे लेक्चर देने जाते हैं, राइट, लेक्चर देने गए, उन्होंने वहाँ पे जो सारी जी चीजें, जी जी। उनको लेक्चर देने के लिए इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि इंडिया की जो अगर पॉलिटिक्स के ऊपर अगर वो लेक्चर देने जाते हैं तो इंडियन पॉलिटिक्स जो है, इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, जी। राइट। हमारे पास इतनी केस स्टडीज होती है इंडिया में कि वो किसी भी देश में आपको नहीं मिल सकती, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ आवर पार्लियामेंट, राइट, बिकॉज ऑफ आवर
जुडिशियल, Assemblies. हाँ असेंबली एंड जुडिशियल्स डिपार्टमेंट्स। तो हमारे पास इतनी केस स्टडीज होती है, तो उन केस स्टडीज के बिहाफ पे ही इन लीडर्स को बुलाया जाता है, ताकि उनको कुछ सीखने को मिले, ताकि ऐसी कोई प्रॉब्लम या ऐसा कोई इंसिडेंट उनके साथ अगर हो तो उसको टैकल कैसे किया जाए, क्योंकि वो एजुकेशन के बिहाफ पे लीडर्स तैयार करते हैं, राइट। हम लीडर्स के बिहाफ पे एजुकेशन तैयार करते हैं, राइट। तभी वो चीजें ना, मतलब वो वैसा वर्षा जो हमने कर दिया, उसकी वजह से चीजें आई थिंक कुछ लड़खड़ा जाती है कि एजुकेटेड लीडर्स नहीं है, बट उनको हमने देश में यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, या फिर कोई और मिनिस्ट्री थमा दी जो एजुकेशन से जैसे अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई इंट्रोड्यूस की थी मोदी गवर्नमेंट ने, मोदी 2.0 ने, वो 2.0। 2.0, तो उसमें शायद एक ये इमिग्रेशन को लेके कोई सब्जेक्ट होना चाहिए था, या इमिग्रेशन की बेसिक नॉलेज ताकि बच्चों को हो, क्या एक सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए था? देखिए इमिग्रेशन एक्चुअली, जैसे उसमें लीगल स्टडीज को डाल दिया गया है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको स्टडी के एज ए सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। देखिए इमिग्रेशन वैसे क्योंकि मुझे एग्जैक्ट धरातल में मुझे चीजें नहीं पता कि उसके अंदर सिलेबस में क्या क्या चीजें ऐड की गई, बट लॉ का पार्ट है इमिग्रेशन। जी। अगर कहीं ना कहीं लॉ को डाला होगा, तो अगर उन बच्चों को अगर हम लॉ पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन उनको स्कूलिंग से ही अगर वो एजुकेशन दी जा रही है, तो आई थिंक, मैंने देखा नहीं सिलेबस है क्या, बट आई थिंक लॉ के किसी सेक्शन में इमिग्रेशन का भी पार्ट होगा, अच्छा, होना चाहिए। रणदीप, एक मुझे बात बताइए, आप पिछले 9-10 साल से कंटिन्यूअसली एज एन इमिग्रेशन कोच आप लोगों को सलाहें देते हैं, लोगों को आपने वीजाज भी प्रोवाइड कराए हैं। मैंने स्टोरीज सुनी है आपके बारे में कुछ मेरे दोस्तों से। मुझे एक बात बताइए, आपने कभी नहीं प्लान किया फॉरेन जाने का? मैंने किया था, मतलब ऐसा नहीं है मैंने नहीं किया, मैंने किया था, बट किसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन की वजह से मुझे बैकआउट करना पड़ा, ओके, तो उस पॉइंट आज से मैं अगर बैकआउट। मौका मिले तो आप जाएंगे? नहीं, अब नहीं जा सकता, अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अब वैसे नहीं जा सकता। नहीं, अब फैमिली फाउंडेशन एक एज के बाद आप क्या। उसको हम बीइंग वेरी पॉजिटिव, उसको हम रख लेते हैं कि आप जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, फिर मैं जा सकता हूँ कि अगर अगर मुझे कहीं सेटल होना हो और बाकी मेरे ऊपर कोई बाउंडेशंस ना हो, तो डेफिनेटली मैं किसी कंट्री में सेटल होने का प्लान कर सकता हूँ। आपको मैं एक बात बताऊं, एट द एज ऑफ 17 माय फादर, उन्होंने मुझे कहा कि यार घूम के आओ, पढ़ के आओ बाहर। मैंने नहीं मानी उनकी बात। अपना काम शुरू किया, एजुकेशन की। उसके कुछ समय बाद एक दिन लगा कि जाना चाहिए था, लेकिन स्टिल मैं सोचता हूँ एज एन इंडिविजुअल, ये मेरी सोच है। जैसे आप, यू आर अर्निंग, आप पैसा खूब कमाते हैं, मुझे पता है, ठीक है क्योंकि आप देखो इतने लोगों को गाइड करते हो। मनी इज नॉट एन इशू, आपके लिए भी नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है, और शायद कोई भी आदमी जो अच्छी नीयत से काम करना चाहता है या काम करता है, उसको उसके लिए मनी इज नॉट एन इशू। राइट, वो यहाँ आप, भी कमा वो सकता यहाँ भी है। कमा रहा है, फॉर द सर्वाइवल आप कमा सकते हो, आप सेविंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो फिर भी एक 30 जो है वो कहीं ना कहीं तो रही होगी कि काश मैंने फैसले इस तरीके से नहीं लिए हाँ होते। राइट, वो रहती है, देखो आपको ना हमेशा लाइफ टाइम कुछ चीजें, मतलब वो है कि फिर भी पास्ट को पीछे ही छोड़ देना चाहिए, वो ज्यादा बेटर है। आप मुझे एक और बताइए, जैसे आप लोगों के साथ डील करते हैं, नए बच्चों के साथ डील करते हैं, जैसे हम अभी वीडियो शुरू होने से पहले ही बोल रहे थे कि आपने किसी को एक डॉक्यूमेंट सेंड किया, उस पे उसे साइन करना था, हम्म। और वो उस चीज को ये नहीं पढ़ सकते कि मुझे साइन कहाँ करना है। तो आप एजुकेशन पॉलिसी को, जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, इसको इसका दोषी मानते हो, या उन बच्चों को शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा? नहीं, देखिए इसमें दोनों का ही इम्पोर्टेंट रोल है। बच्चों का तो क्या रोल है, बच्चों का देखिए बच्चे को आप जैसा ढालेंगे, ये तो साइंस भी कहती है, आयुर्वेदा भी कहता है, मतलब जो एंशिएंट स्टडीज है वो भी कहती है कि हम बच्चों को जैसा हम ढालते हैं वैसा ही बच्चा आगे तैयार होगा, राइट। हम उसको हथियार बनाएंगे तो हथियार बनेगा, राइट। हम उसको अगर ज्ञान का वो बनाएंगे, स्रोत बनाएंगे, तो वो ज्ञान का स्रोत बनेगा। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये आती है, जैसे आपने वो जिक्र किया कि साइन का, अब प्रॉब्लम ये आती है, देखो वो बच्चे ना इमिग्रेशन के लिए इंटरेस्टेड है। अब मैंने उनको एक डॉक्यूमेंट भेजा, नीचे बिल्कुल साफ अक्षरों में सिग्नेचर एक ही जगह लिखा हुआ। अब वो फिर भी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर साइन कहाँ करना है, राइट। तो मुझे फिर ऐसे बच्चों के साथ गुस्सा ना कई आता बार है, बड़ा दुख होता है। गुस्सा गुस्सा नहीं आता आता, है। बड़ा दुख होता है। दुख उन गुरुओं के लिए होता है जिन्होंने उनको इंग्लिश सिखाई, उस टाइम पे स्कूलिंग में इंग्लिश सिखाई, और उस टाइम पे शायद वो बच्चे का ध्यान ना रहा हो, या फिर पेरेंट्स की गाइडेंस ना रही हो, या गुरु की गाइडेंस प्रॉपर ना रही हो,
तो बड़ा दुख होता है कि बच्चे ना मतलब ये बेसिक चीजें नहीं कवर कर पाते। फ्यूचर में आप जब यहाँ से वहाँ रिलोकेट करोगे तो ऐसी ऐसी आपको 100 चीजें डेली आपको फेस करनी पड़ेगी। जी वहां जब आप जाओगे आपको 100 टाइप के कार्ड्स बनवाने पड़ेंगे। तो ऐसे केस में आप लाइनों में, आप कतारों में खड़े रहोगे, वहां पे आपका कुछ हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वहां आपको गाइड करने के लिए कोई नहीं। यहाँ गाइडेंस के लिए आपके पास एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, यहाँ गाइडेंस के लिए आपके पास पेरेंट्स हैं, आपके कोई ना कोई गार्जियन है या फिर कोई ना कोई रिलेटिव है। बट वहाँ आपके गाइडेंस के लिए कोई नहीं, वहाँ सब कुछ आपको खुद सीखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि हम बच्चों को लेके ओवर पॉजिटिव हैं आज के टाइम पे। हम बच्चों को खुद ही सीखने का मौका नहीं दे रहे। हम फिर यहाँ मैं पेरेंट्स की बात कर रही हूँ। तो ऐसे केस में हम बच्चों को ज्यादा प्रायोरिटी देके उनको हम उनकी बल्कि जो सीखने की क्षमता है उसको हम घटा रहे हैं। ये मुझे फील होता है, क्योंकि हम बहुत बच्चों को काउंसिल करते हैं। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स इस बच्चे के साथ नहीं है, हम डेली फेस कर रहे हैं। थोड़ा तो गुस्सा आता होगा। कभी कभी देखो लाजमी है, आप इंसान हो, गुस्सा आना भी लाजमी है। तो रणदीप, और आप कुछ हमारे व्यूवर्स को बताना चाहें? व्यूवर्स को देखो, बच्चों के लिए तो मैं एक ही सजेशन दूंगा कि अगर आप फ्यूचर प्लान करो स्टडी के लिए, किसी भी कंट्री में अगर आप प्लान कर रहे हो, स्किल्ड कोर्सेज के लिए आप जाओ, नॉन स्किल्ड कोर्सेज के लिए मत जाओ, वरना आप अपने फ्यूचर को खुद ही अंधकार में डाल दोगे एक टाइम के बाद। आईटीआई भी चलेगी, क्योंकि हाँ, आईटीआई से आईटीआई इज वन ऑफ द अरे बेस्ट। आईटीआई इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल कोर्सेज, मुझे इस बात का पता है। लेकिन आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा आईआईटीआई, हरियाणा में आईटीआई वालों की एक अलग से इमेज बनी हुई है, ठीक है। देखो ये आईटीआई वाले जिनकी हरियाणा में ऐसी इमेज बनी हुई है ना, यही कामयाब है बाहर कंट्रीज में। बाहर डिमांड किस चीज की है? अब कनाडा का ही हम लास्ट में जिक्र कर रहे थे, इसमें एक दो चीजें मैं ऐड करूंगा। कनाडा में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी तो लोगों के पास हाउसिंग क्राइसिस आ गए, राइट। इस टाइम पे रहने की जगह नहीं है। अगर आप जा रहे हो, रिलोकेट कर रहे हो, तो आपको एक ही घर में मतलब 5 या 6 लोग, 10 लोग भी रह रहे हैं, वो हालात हो चुके हैं। हालांकि वो घर ऐसे नहीं है कि छोटे छोटे कमरे हो, बड़े बड़े विलाज की हम बात कर रहे हैं। जी जहां पहले 2 या 3 लोग रहते थे या 2 फैमिलीज रहते थे मैक्सिमम, आज के टाइम पे वहां पे 8-8, 10-10 लोगों को एकोमोडेट होना पड़ रहा है। प्रॉब्लम हाउसिंग की है। एकदम से इलीगल इमिग्रेशन हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा था नहीं, एकदम से गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं कर सकती, क्योंकि कोई भी किसी भी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में टाइम लगता है। जी तो अब कैनेडियन गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन के ऊपर फोकस्ड है, क्योंकि इमिग्रेशन तो होना है, उनको स्किल्ड इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट है, वो आगे भी रहेगी कुछ सालों तक। बाकी इलेक्शंस डिसाइड करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल कंडीशंस के ऊपर सारा का सारा इमिग्रेशन डिपेंडेंट होता है। तो अब वो हाउसिंग क्राइसिस जो है, वहां पे मेन रिक्वायरमेंट है क्या? जब आप एक घर बनाते हो, वहां पे घर नॉर्मली आपका जो फ्लोरिंग है वो वुडन होती है, क्योंकि ठंड की वजह से आपको मैक्सिमम चीजें वुडन का बहुत काम होता है। आपको कारपेंटर की रिक्वायरमेंट होती है, आपको एक वेल्डर की रिक्वायरमेंट होती है, प्लम्बर्स की रिक्वायरमेंट तो यहाँ भी है वहां पे भी है, इलेक्ट्रिशियन की रिक्वायरमेंट यहाँ भी है वहां भी है। तो ये स्किल्स हैं जो आईटीआई यहाँ करके बच्चे बेचारे बेरोजगार घूमते हैं, अपनी वजह से कह लो आप, या फिर सरकार नहीं प्रोवाइड कर पा रही इतनी सारी नौकरियां। उनके लिए बहुत अच्छा स्कोप है उन कंट्रीज में। चाहे आप कनाडा लो, जर्मनी लो, यूएसए लो, यूके लो, हर जगह इनकी डिमांड है। तो यही लेबर जो है, ये स्किल्ड वर्कर्स जो है, सबसे ज्यादा डिमांड में है आज के टाइम पे। एंड बिलीव मी, एक आईटी प्रोफेशनल से ज्यादा, ऑन एन एवरेज एक आईटी प्रोफेशनल जितना कमाता है वहां पे कनाडा में, उसके बराबर ही ये स्किल्ड प्रोफेशनल्स कमाते हैं, उससे ज्यादा ही कमा सकते हैं। ज्यादा भी हाँ, कमा उससे सकते। ज्यादा भी कमा सकते हैं। मतलब मिनिमम तो उनके बराबर तो कमाएंगे ही कमाएंगे। मतलब आप कहीं ना कहीं, जो आपकी बातों से मुझे लग रहा है, आप कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि लिटरेसी की कमी है हम इंडियंस में कहीं ना कहीं, जो एक कारण ये चीजें हैं कि हमें नहीं पता होता है, हमारे बच्चों को नहीं पता होता कि हमें किस कोर्स में एंटर करना चाहिए। इस राइट, तरीके की चीजों को आप मानते हैं शायद। एग्जैक्टली। इसमें कहीं ना कहीं दोष हम बच्चों के साथ साथ मतलब उन इमिग्रेशन एजेंट्स का भी दोष है, जो सिर्फ और सिर्फ अपना कमीशन के लिए कमीशन पर्टिकुलर। मिलता है। हाँ, कमीशन मिलता है। देखिए, आप जब काम करेंगे तो आप बच्चे से कुछ नॉर्मली चार्ज करें या ना करें, बट आपको यूनिवर्सिटी का मैक्सिमम कंट्रीज में आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस कमीशन पे करते हैं, क्योंकि आप उनको मोटा बिजनेस दे पैसा रहे मिलता होगा। हो। मिलता है, आपका खर्चा चलता है, जितना आप एक बच्चे में मेहनत कर रहे हो उतनी आपको कमीशन मिल जाती है। ओके। मतलब सफिशिएंट होता है कि आप बच्चे से अगर ना भी लो पैसा, कुछ एडिशनल अमाउंट ना भी लो, तो भी आपके लिए वो सफिशिएंट है, आपकी टीम के लिए सफिशिएंट है, अगर आपके पास बच्चे अच्छे खासे हैं, तो वो काम चल जाता है उसमें आपका। अच्छा फील भी होता होगा जब वीजा आता है किसी हाँ, बच्चे का। एग्जैक्टली। देखिए, वीजा आने पे ही आपको अच्छा फील होता है। वीजा से पहले आप बच्चे के साथ 3 महीने 4 महीने मेहनत कर रहे हो,
क्योंकि वो हर एक डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, बच्चों को ये नहीं पता कि साइन कहाँ करना है। अब ये भी एक मेहनत है। आप बच्चे को फोन करोगे, बताओगे, स्पेसिफिकली एक डेडिकेटेड मेंबर रखोगे इन चीजों को रिजोल्व करने के लिए, एक एक सिग्नेचर, एक एक चीज। अब जब फाइनली जब वीजा आता है तो ही आपको संतुष्टि का एहसास होता है कि हाँ चलो अब फाइनली वीजा आ गया, अब बच्चा जाएगा। उससे पहले बस डर एक ये रहता है कि वहां जाने के बाद बच्चा ना कोर्स चेंज ना कर दे या कॉलेज यूनिवर्सिटी चेंज ना कर दे, क्योंकि ऐसे केस में भी कंसल्टेंट को ही नुकसान होता है। अच्छा, एक और बात बताइए, जैसे आपने बताया 3 से 4 महीने लगते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे कंसल्टेंट्स भी मैंने सुना है कि 15 दिन में वीजा, 20 दिन में वीजा। मिलता है, देखिए। एक एक नाम ले लेते हैं, विनय हरी जी हैं, उनका मैंने काफी नाम सुना है, उनके बारे में अच्छी भी बातें भी सुनी है, बुरी भी सुनी है, क्योंकि मार्केट के आदमी है। तो लोग जल्दी नहीं करते थोड़ा सा? देखिए 15 दिन में वीजा, उनका कहने का मतलब कई बार ना वो अपने, अब वर्ड्स प्ले का गेम होता है जब आप मार्केटिंग करते हो। वर्ड्स प्ले में क्या है, मैंने अगर आपको बोला है कि 15 दिन में वीजा मिल जाएगा, हम वीजा की बात कर रहे हैं, हम प्रोसेस की बात नहीं कर रहे। जिस दिन बच्चा एप्लीकेशन फाइल करेगा वीजा के लिए, उस दिन से 15 दिन का टाइम लगेगा वीजा मिलने में, राइट? ओके। तो ये वर्ड्स प्ले है कि 15 दिन में आपको वीजा मिल जाएगा। उससे पहले जो प्रोसेस कंप्लीट होने में 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, उसका जिक्र तो आप मार्केटिंग नहीं, वो बोलते हैं प्लेटफॉर्म पे 3 नहीं कर लाख रहे। में कनाडा का वीजा दूंगा, स्टडी वीजा दूंगा। देखिए दे सकते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आप प्राइवेट कॉलेजेस के साथ अगर आप टाई अप करोगे, हालांकि अनफॉर्चुनेटली अभी वो प्राइवेट कॉलेजेस जो है वीजा कैटेगरी में नहीं आते। बहुत सारे हाँ, प्राइवेट कॉलेजेस उनको को भी निकाल शायद दिया, ब्लैकलिस्ट किया ब्लैकलिस्ट है। कर दिया। तो पहले जब वो ब्लैकलिस्ट नहीं किया था तो आपके डायरेक्ट टाई अप्स हैं वहाँ पे, तो आप जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है, बच्चे के कागज आपने भेजे, वहाँ आपका रिप्रेजेंटेटिव जो भी बैठा हुआ है जिसके साथ आप कनेक्टेड हो, उसने सेम डे आपको ऑफर लेटर इशू कर दी, सेम डे बैलेंस डॉक्यूमेंट्स आपको इशू कर दी। आपने फी भी पे नहीं की, फिर भी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स इशू कर दी। तो ऐसे केस में आपका काम क्या रह जाता है? वीजा फाइलिंग। जी। आपको 2 दिन में आपके डॉक्यूमेंट्स मिले, तीसरे दिन आपने वीजा फाइलिंग कर दी। तीसरे दिन वीजा फाइलिंग करने के बाद इट इज वेरी ऑब्वियस कि 10 से 15 दिन में आपका वीजा आ जाएगा या फिर रिजल्ट आ जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए। अगर पॉजिटिव आया तो कंसल्टेंट पैसे बना जाएगा, नेगेटिव आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और बहुत सारे बच्चे। ओके, जैसे अभी यूक्रेन में हमारे काफी सारे बच्चे जाते थे एमबीबीएस करने के लिए, और वो जो सिचुएशन उस समय पे यूक्रेन में हुई, पहले कोविड, उसके बाद फिर वो वार वहां पे हुआ, ऐसी सिचुएशन में क्या इंडियन गवर्नमेंट कोई संज्ञान लेती है इस पे, बच्चों का भविष्य खराब ना हो? नहीं, देखिए अभी पीछे संज्ञान तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट हाँ मेरे पास कुछ 1-2 केसेस ऐसे आए जिसमें से एक लड़का फाइनल ईयर करके अभी वो डॉक्टर बन चुका है। उसने इंडिया में जो एग्जाम होता है मेडिकल काउंसिल जी ऑफ जी इंडिया जी। का, तो वो एग्जाम देके वो डॉक्टर बन चुका है। लेकिन उन बच्चों के साथ, उन बच्चों को आप डॉक्टर नहीं बना सकते जिनकी स्टडी ही 1 साल की या 2 साल की है। क्योंकि अगर आप एक एमबीबीएस करने के लिए जा रहे हो तो बेयर मिनिमम स्टडी आपकी 4.5 to 5 ईयर्स की है। जी। अब 2 ही साल में इंडियन गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी, हाँ बट ये जरूर करना चाहिए था कि 2 साल की एजुकेशन अगर आपने वहां पे कंप्लीट की है बाकी की तो यहाँ एजुकेशन। की, हाँ बाकी की एजुकेशन जहां तक आपका कोर्स सिलेबस मीट हो चुका है, उससे आगे का जो कोर्स एंड सिलेबस जो बचा हुआ है वो आप इंडिया में कंप्लीट कराने की उनको अथॉरिटी, उन बच्चों के पास वो राइट्स हो कि वो अपनी एजुकेशन यहाँ पे कंप्लीट कर पाए। क्योंकि अल्टीमेटली वो इंडियन सिटीजन है और पैसा लगा के वहां गए, और कल अगर वो डॉक्टर बन के भी अगर आते हैं तो बहुत सारी हाई पॉसिबिलिटीज ये होती कि वो डॉक्टर इंडिया में इंडिया में ही आके सर्व प्रैक्टिस करें। करते, राइट? तो उनकी प्रैक्टिस इंडिया में ही होती। तो अब अनफॉर्चुनेटली जो भी वॉर सिचुएशन हुई जिसकी वजह से बच्चों को आना पड़ा, तो गवर्नमेंट को डेफिनेटली संज्ञान लेना चाहिए इस चीज पे कि उनका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर करे। चलो अब ये पुरानी बात हो चुकी है, आई थिंक कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर हुआ होगा। जिन बच्चों ने एमसीआई दिया उनका तो क्लियर, काफी हुआ क्लियर हुआ, तो उनको तो मिल चुकी है। थैंक यू रणदीप फॉर कमिंग अप टू आवर प्लेटफॉर्म, आवर न्यू प्लेटफॉर्म मैं कहूँगा। और इन फ्यूचर जब भी हमें आपकी ज़रूरत होगी, हम बेझिझक आपको बुलाएंगे भी। अगर हमारे पास इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी अगर सवाल भी आएगा तो डेफिनेटली वी विल बी इन टच विद यू, और हम हमारे किसी व्यूअर को आपके अगर नंबर की आवश्यकता होगी तो हम डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू रणदीप। धन्यवाद सभी का। एंड इसको देखिए और शेयर कीजिए, शायद किसी के लिए वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हो। और अमनदीप आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे टाइम देने के लिए, राइट? आपने टाइम दिया, हम मिले। थैंक यू रणदीप। चाहते हैं कि फ्यूचर में भी शायद अगर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन या कोई ऐसी चीज़ हो तो बिल्कुल हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।